फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मनोविज्ञान के हमारे सारे एक एक करके चैप्टर चल रहे हैं। आप सारे वीडियो प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। इसका लिंक है SSDYA, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, शिक्षा शास्त्र का, और शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर चल रहा है, जिसमें से अधिगम के एक एक करके सारे जो सिद्धांत हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि सिद्धांत की खोज किसने की और इन्होंने किस पर प्रयोग किया, प्रयोग के क्या परिणाम निकल के आए, इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो इस सिद्धांत के सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिपादक हैं समग्रवादी मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कोहलर और कुफ्फा। ठीक है, तीन इसमें मनोवैज्ञानिक हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत में, वर्दीमर, कोहलर एवं कुफ्फा। ठीक है, इसे गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम जानेंगे। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है आकार, संरचना या प्रतिरूप। ठीक है, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकार, संरचना या प्रतिरूप। इस सिद्धांत का मत है कि संपूर्ण किसी वस्तु का जो संपूर्ण है, यानी कि पूरा जो प्रतिरूप है वह भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है? जो उसके अंशों से मिलकर बनता है। जैसे जैसे एक तरबूज है, ठीक है, उसकी जो आकृति है, या कोई कह सकते हैं फल है, उसकी जो आकृति है उसको हम जब उसको कई भागों में विभाजित कर देंगे, कोई भाग छोटा हो सकता है, कोई भाग बड़ा हो सकता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जो उसके अंश बने, ये जो हिस्सों को काट के जो अंश बना है उसके उसके स्वरूप में और जो संपूर्ण स्वरूप है उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो यही इसमें बताने की बात की गई कि जो संपूर्ण है वो अंशों से भिन्न होता है। ठीक है, वर्दीमर ने 1880 में विज्ञापन के संकेतों में लाइट के घूमने के दृश्य का अध्ययन किया। वर्दीमर ने क्या किया? 1880 में विज्ञापन में जो संकेतों के लिए लाइट लगाई जाती है तो उसका अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि जो लाइट है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि बह रही, जैसे नदी की लहर जो होती है वैसे वो चल रही हो। ठीक है, लेकिन जब उसका अध्ययन किया इन्होंने तो क्या देखा कि एक्चुअली जो लाइट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस बल्ब को जलाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है कि इवन और ऑड के क्रम में जब बल्ब जलते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जब बल्ब जलते हैं तो 2, 4, 6 ये वाले बल्ब बंद रहते हैं। ठीक है, और जब 2, 4, 6 वाला जलता है तो 1, 2, 1, 3 और 5, 7 वाला बंद रहता है। ऐसे करके एक एक क्रम से एक जलता है तो एक बुझता है, एक जलता है तो एक बुझता है। इसी क्रम में पूरी लाइटिंग ऐसे लगी होती है, तो उससे देखने में ये लगता है कि लाइट जैसे बह रही हो, जैसे कि जल का प्रवाह हो रहा हो, ऐसे लगता है जैसे लाइट चल रही हो। ठीक है, तो ये इसका अध्ययन उन्होंने किया और बताया कि जो संपूर्ण है, अगर पूरी लाइट को एक साथ जलाया जाए तो वो अलग प्रकार की दिखेगी, और जब इवन और ऑड करके हम लाइट को जलाते हैं तो उसका जो स्वरूप है, जो देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है उसके पूर्ण से। ठीक है, तो ये इन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात कोहलर ने वनमानुषों पर अध्ययन किया। बहुत से वनमानुषों पे इन्होंने प्रयोग किए अपने, और क्योंकि वनमानुष का जो आकृति होती है, जो ये कहा जाता है कि वनमानुष में भी बुद्धि और विवेक पाया जाता है मनुष्यों की भांति, तो इन्होंने वनमानुषों पर अपने प्रयोग को दोहराया कोहलर ने, और कई वनमानुषों पर प्रयोग किए। उनमें से एक प्रयोग है इनका सुल्तान नामक वनमानुष पर। ठीक है, कोहलर ने सुल्तान नामक जो वनमानुष पर प्रयोग किया था वो सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो देख लेते हैं कि इन्होंने सुल्तान नामक जो वनमानुष था उस पर क्या प्रयोग किया था। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, आइए दिखाते हैं। ठीक है, ये है हमारा सुल्तान नामक वनमानुष। ठीक है, ये ठीक, और इसको एक कमरे में कोहलर ने क्या किया, बंद कर दिया। उसकी छत में जो कमरा था उसके छत पे कुछ केले लटक रहे थे, ये केले लटक रहे हैं। ठीक है, ये केले लटक रहे हैं छत में, और ये वनमानुष है। और उस कमरे में क्या किया, 3 बॉक्स अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग कोनों पे रख दिए गए थे। ठीक है, वो उन जो बॉक्स थे उनकी आकृति इस प्रकार की थी कि यदि उन तीनों बॉक्सों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो केलों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सुल्तान को नहीं बताई गई थी, ना इसका अभ्यास कराया गया था। उसको एक कमरे में छोड़ दिया गया और छत में केले लटका दिए गए, और लेकिन उन बॉक्सों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे छोड़ दिया गया था। ठीक है, वनमानुष ने क्या देखा
छत में केले लगे हुए, उसको भूख लगी तो उसने एक बॉक्स रखा, केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया। ये देखो यहाँ पे ये केले लटक रहे हैं और ये वनमानुष जा रहा है सुल्तान एक बॉक्स उठा के, ठीक है, लेकिन वो केला प्राप्त नहीं कर सका। फिर यहाँ पे क्या होता है, चित्र नंबर सी में हम देखते हैं कि वनमानुष सुल्तान ने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखने का प्रयास किया, ये ठीक है, फिर भी केले प्राप्त नहीं हुए। फिर उसने तीसरा बॉक्स जो पड़ा हुआ था कमरे में उसको उठा के रखा और ये देखो केलों को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यदि हम अंशों को मिला के कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो परिणाम प्राप्त होता है तो वो परिणाम क्या होता है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला होता है, ठीक है। समस्या यहाँ पे क्या थी, सुल्तान को भूख लगी थी, केले प्राप्त करने थे, उसने संपूर्ण का अध्ययन किया, संपूर्ण यानी पूरे कमरे पे नज़र दौड़ाई, उसने देखा कि बॉक्स रखा है, ये मेरी मदद कर सकता है, लेकिन कैसे मदद करेगा। उसने एक बॉक्स रखा, समस्या का समाधान नहीं हुआ, दूसरा बॉक्स रखा, समस्या का समाधान नहीं हुआ, तीसरा बॉक्स रखा और समस्या का समाधान उसने ढूंढ लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसमें से हमें संपूर्ण को अध्ययन भी आना चाहिए और उसके अंशों के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, तो पहला जो विशेषता है वो क्या है, यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है। यह सिद्धांत क्या करता है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि एवं सूझ होती है। इस सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि और सूझ की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य होती है, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन होती अवश्य, ठीक है। दूसरा है, यह सिद्धांत किसी भी वस्तु स्थिति अथवा क्रिया के पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है, ठीक है। ये क्या करता है सिद्धांत, ये किसी भी वस्तु स्थिति अथवा क्रिया, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी इस परिस्थिति हो, कोई भी क्रिया हो, उसके संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसके सभी अंगों उपांगों के प्रत्यक्षीकरण मतलब देखने पर बल देता है, उनका सूक्ष्म निरीक्षण पर बल देता है, ठीक है। फिर है नंबर 3, यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर चलकर सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत क्या करता है, पूर्ण से अंश, संपूर्ण, जैसे वनमानुष ने क्या किया, संपूर्ण कमरे का अध्ययन किया, संपूर्ण कमरे का निरीक्षण किया, फिर उन बॉक्सों का निरीक्षण किया, उसके पश्चात अपनी समस्या का हल ढूंढने का उसने प्रयास किया। तो यही कह रहा है यहाँ पे, यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर चलकर सीखने पर बल देता है, ठीक है। चौथा है, यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है, ठीक है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि यदि कोई समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उस समस्या को जानने का प्रयास करना चाहिए, उस समस्या के परिस्थितियों को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनके कारणों को पता लगाना चाहिए और इस प्रकार से हमें समस्या का निदान मिल सकता है, ठीक है। तो यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। फिर है, सूझ का बुद्धि से संबंध होता है। सूझ मतलब जो हमारे अंदर अचानक से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, बुद्धि तो सदैव मस्तिष्क में है, लेकिन उस बुद्धि की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अचानक से कोई सल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है, उस किसी समस्या के संबंध में, उसे सूझ कहा जाता है, ठीक है। तो सूझ का बुद्धि से संबंध होता है, अधिक बुद्धि वाले प्राणियों में सूझ अधिक होती है, ठीक है। जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं उनमें किसी समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता अधिक होती है, यही इस सिद्धांत में बताया गया है। आइए देख लेते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो पहला जो उपयोग है वो क्या है, बच्चों की बुद्धि आयु एवं परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, ठीक है। हम किसी भी पाठ्य सामग्री का यदि निर्माण कर रहे हैं, कक्षा में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की आयु क्या है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है और उनकी मैच्योरिटी क्या है, उनका मैच्योरिटी का लेवल क्या है, परिपक्वता का जो स्तर है वो क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई शिक्षण सामग्री हमें कक्षा में प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है, और उसका निर्माण करना चाहिए। फिर है, दूसरा है, शिक्षक का बच्चों के सामने समस्या को पूर्ण रूप में रखना चाहिए। शिक्षक क्या करना चाहिए, कोई भी समस्या है तो शिक्षक क्या करे, उस समस्या को पूर्ण रूप में छात्रों के समक्ष रखे, किसी भी अंश को उससे छिपाए नहीं, सारी समस्याओं के से जो भी चीज़ें हैं उस समस्या को पूर्ण रूप से रखे और समाधान के उपाय भी उसी समस्या में दिए होने चाहिए ताकि छात्र समस्या का निदान भी कर सके। फिर है, समस्या बच्चों की आयु बुद्धि एवं परिपक्वता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर भी है, लागू होती है कि जैसे बच्चों की बुद्धि आयु को ध्यान में रख के विषय सामग्री पाठ्य सामग्री का निर्माण होना चाहिए, उसी प्रकार से कोई समस्या यदि छात्रों की समझ रखी जा रही है तो हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि छात्रों की बुद्धि क्या है
उनका जो मानसिक स्तर है वो क्या है, उनकी आयु क्या है, उनकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, परिपक्वता का स्तर क्या है, इसको ध्यान में रखकर ही कोई समस्या उनके समक्ष रखनी चाहिए। ये नहीं कि प्राथमिक जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके समक्ष यदि हम माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कोई समस्या रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बुद्धि स्तर से वो अधिक बड़ी चीज़ है और उसे वो नहीं कर पाएंगे, उसे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, शिक्षक को समस्या के अंशों का ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए, जो भी समस्या के अंश हैं उनका ज्ञान छात्रों को करा देना चाहिए ताकि बच्चे पूर्ण और अंश को समझ सकें। ठीक है, हमने आपको बताया कि समस्या को छात्रों के समक्ष रखते समय पूर्ण और अंश दोनों को प्रस्तुत करना चाहिए और उसकी समस्या के समाधान भी प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, छात्र पूर्व अनुभवों का प्रयोग समस्या समाधान में हेलो, हाँ फ्रेंड, तो ये इसमें से क्या है कि जो 5वां पॉइंट है जो हमारा, ये बताता है कि छात्र पूर्व अनुभवों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये रहा सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चैनल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।